नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। द स्टोरी ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अ टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश इंडिया। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। एक समय था जब वो केवल व्यापारी थी, फिर धीरे धीरे वो भारत की हुकूमत चलाने लगी। लेकिन 1833 तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर में बदलाव की आंधी चल पड़ी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड ग्रे, उन्होंने कंपनी का चार्टर दोबारा रिन्यू करने का फैसला किया। लेकिन इस बार ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। चार्ल्स ग्रांट, जिसने इस बिल का रूपरेखा तैयार किया, और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में इस चार्टर एक्ट ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक मोड़ पैदा किया। अ कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर। इस एक्ट का सबसे पहला और बड़ा असर था कि कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट में जो चाइना ट्रेड और टी ट्रेड का विशेषाधिकार बचा हुआ था, वो भी अब खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बनकर रह गई। उसने व्यापार छोड़कर अब केवल ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शासन का कार्यभार संभालना शुरू किया। द राइज ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब व्यापार की जगह शासन ने ले ली थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस नए पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक्ट के तहत उनके काउंसिल में एक नया सदस्य जोड़ा गया। ये सदस्य थे थॉमस बेबिंगटन मकॉले, जिनका नाम आगे चलकर इंडियन लीगल और एजुकेशनल सिस्टम से गहराई से जुड़ गया। गवर्नर जनरल्स काउंसिल को पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए विशेष कानूनी अधिकार दे दी गई। अब बॉम्बे और मद्रास जैसे राज्य अपना लॉज नहीं बना सकते थे। परिणाम, ये भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की दिशा में पहला कदम था। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेज में कुल 5 सदस्य होते थे। 1. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 2. 3 अन्य मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 3. एक विशेष लॉ मेंबर, जिसे केवल कानूनी कार्यों में भाग लेने की अनुमति थी। ये काउंसिल केवल लॉज बनाने के उद्देश्य से कार्य करती थी, और इसके निर्णय मेजॉरिटी वोट के आधार पर लिए जाते थे। हालांकि गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार था, जिससे वह टाई ब्रेकर की भूमिका निभा सकते थे। ये काउंसिल भारतीय प्रशासनिक इतिहास की पहली ऐसी कानूनी संस्था थी जिसने पूरे भारत पर लागू होने वाले कानून बनाए। मकॉले एंड द बर्थ ऑफ लॉ कमीशन। 1834 में एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई, लॉ कमीशन। इसके अध्यक्ष बने मकॉले। इसका काम था भारतीय कानूनों का कोड बनाना। इस प्रक्रिया का परिणाम आगे चलकर इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) 1860 के रूप में सामने आया, जिसने मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम की नींव रखी। परिणाम, इसने भारतीय कानून व्यवस्था को ऑर्गेनाइज्ड रूप में ढालने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया। अ ग्लिमर ऑफ इक्वालिटी इन द सिविल सर्विसेज। इस चार्टर एक्ट ने एक और ऐतिहासिक बात कही कि अब इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए खुलेआम प्रतियोगिता की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीयों को जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रावधान कागजों तक ही सीमित रहा। ब्रिटिश अधिकारियों की मानसिकता के चलते इसे लागू नहीं किया गया। 1854 में जाकर ही मकॉले रिफॉर्म्स के तहत इसे वास्तविकता में लागू किया गया। ब्रेकिंग चाइनास मोनोपोली एंड द टीकर्स एक्ट ने कंपनी के चाइना और टी ट्रेड पर एक छत्र अधिकार को भी समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश स्वतंत्र व्यापारी इन व्यापारों में भाग ले सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग एंड द न्यू प्रेसिडेंसी। एक और अहम बदलाव ये था कि अब गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल में एक वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। साथ ही प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को अलग कर दिया गया और एक नया क्षेत्र आगरा को 1834 में एक नई प्रेसिडेंसी बनाया गया।
हालांकि बाद में इसे नॉर्थ वेस्टर्न राज्य में मिला दिया गया। एंटर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे अब भी दो शक्तिशाली संस्थाएं थीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो लंदन में स्थित थी, कंपनी की पॉलिसी मेकिंग और अपॉइंटमेंट्स की जिम्मेदारी निभाती रही। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्थापित किया गया था, अब भी पॉलिटिकल मैटर्स में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका अब केवल एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित रह गई थी, क्योंकि व्यापार का कार्य समाप्त हो चुका था। परिणाम, ये दोनों संस्थाएं मिलकर ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंडिया पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा थीं। बट नॉट विदाउट फ्लॉज। हर कानून की तरह इस एक्ट की भी कुछ सीमाएं थीं। भारतीयों को प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सिविल सर्विसेज अब भी ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहीं। विधानकर्ता केंद्रीयकरण के कारण राज्य और केंद्र में तनाव उत्पन्न हुआ। स्थानीय शासन व्यवस्था और भारतीय परंपराओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रकार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 केवल एक और कानून नहीं था, बल्कि यह एक माइलस्टोन था, जिसने ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया को नए रूप में परिभाषित किया, केंद्रीकृत शासन की नींव रखी और आधुनिक कानून, सिविल सेवाएं और प्रशासन की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया, भले ही इसके पीछे औपनिवेशिक मंशा ही क्यों न रहा हो। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मजेदार इतिहास की कहानियां देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।